हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज अंकिता एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जुडिशरी गोल्ड। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हर हफ्ते आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग सा केस लेकर के आती हूँ, जहां पर मैं पूरी लेंथ पे उस केस के फैक्ट्स को, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी को, उसके लीगल इश्यूज को, उसके जजमेंट को और उसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारे आज के एस्टैब्लिश्ड लीगल सिस्टम में, ये सारी ही बातें डिस्कस करती हूँ पूरी डिटेल के साथ में, सो दैट आपको ये एग्जाम में भी मदद करे। आज इसी केस की सीरीज में मैं आपके लिए एक केस लेकर के आई हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, जिसके बारे में आपको, जिसकी कहानी भी आपको याद होगी। शायद आप नाम और कहानी साथ में कोरिलेट ना कर पाए, बट आप लोगों ने डेफिनेटली कहानी सुनी होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क केस है एविडेंस लॉ का। सो वेलकम टू द एपिसोड 5 ऑफ स्कूप बाय जुडिशरी गोल्ड, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं पकला नारायण स्वामी का केस। द केस इज कॉल्ड पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। बहुत ही प्राचीन केस है, आप कह सकते हैं 1937 का ये पूरा का पूरा हादसा था, जिसका जजमेंट 1939 में आया। अब यहाँ पर केस के नाम से शायद आप ना रिलेट कर पा रहे हो कि क्या स्टोरी थी इसकी, बट आप शायद इस पिक्चर से समझ पाएंगे कि स्टोरी क्या थी इस केस की। एक डेड बॉडी है, एक ट्रंक के अंदर है, कुछ ट्रेन खड़ी है, कुछ सिपाही खड़े हुए हैं, कुछ जनरल पब्लिक खड़ी हुई है। तो समझ में आ रहा होगा, शायद से आप कड़ियां जोड़ पा रहे होंगे कि स्टोरी का नाम क्या है, या स्टोरी कौन सी वाली है, या किस केस की मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पे। सो पकला नारायण स्वामी के केस की हम पहले जानते हैं आपकी हिस्ट्री, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस 1937 का ये वाक्य है, जहां पर लक्ष्मी नारायण नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, जो कि साहूकार, मनी लेंडर थे। अब इन्होंने एक व्यक्ति थे पकला नारायण स्वामी, उनकी पत्नी को कुछ रकम ब्याज पर दी हुई थी, जिसके ऊपर 18% का ब्याज जोड़ रहा था हर महीने। बहुत समय से, बहुत ही लंबे समय से वो पकला नारायण स्वामी की पत्नी से कह रहे थे कि भाई मुझे मेरा पैसा रीपे कर दीजिए, लेकिन वो बार बार टाल रही थी, पैसा ना होने के कारण या जिस भी कारण से। फिर वन फाइन डे ही रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम द वाइफ ऑफ पकला नारायण स्वामी कि आप अपना पैसा लेने के लिए लक्ष्मी नारायण जी बहरामपुर आ जाइए, मैं आपको आपका सारा पैसा दे देती हूँ। कुछ 3,000 रुपए की रकम थी और जिसके ऊपर 18% का ब्याज था। अब 3%, 3,000 रुपए की रकम 1930 के अराउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तो क्या था, लक्ष्मी नारायण ने जाकर के अपनी पत्नी से कहा कि भाई देखिए, पत्र आ चुका है, बहुत लंबे टाइम से ये पैसा ड्यू था, मैं जाता हूँ और फटाफट से पैसा कलेक्ट करके वापस आता हूँ। और वो निकल गए बहरामपुर के लिए। 21 मार्च को वो अपने घर से निकले थे, और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि मैं आ जाऊंगा कल के दिन। जब वो अगले दिन नहीं लौटे तो उनकी पत्नी को इस बात को लेकर के फिक्र जागी। 21 मार्च को वो गए थे, लेकिन उसके बाद वो कभी दोबारा मिले ही नहीं किसी भी व्यक्ति से। 23 मार्च को सीधे उनकी डेड बॉडी मिली एक रेलवे कंपार्टमेंट के अंदर। एक ट्रंक में, एक स्टील के बक्से के अंदर एक लाश पाई गई, जिसके बहुत सारे टुकड़े हो रखे थे। इन सभी टुकड़ों को आइडेंटिफाई करवाया गया इन सभी टुकड़ों को आइडेंटिफाई करवाया गया लक्ष्मी नारायण की पत्नी से, क्योंकि उन्होंने ही ये कहा था कि उनके पति नहीं मिल रहे हैं। तो इन 7 पीसेज में मिली हुई डेड बॉडी को आइडेंटिफाई जब कराया गया, तो उनकी पत्नी ने शनाख्त करते हुए कहा कि बिल्कुल ये लक्ष्मी नारायण ही है एंड ये उन्हीं की डेड बॉडी है। अब यहाँ पर सवाल उठा कि ऐसा लक्ष्मी नारायण का किया तो किया किसने? वाई वुड समबडी डू दिस टू हिम? अब घूम फिर करके डाउट आया कहाँ? पकला नारायण के ऊपर। पकला नारायण स्वामी के ऊपर ये डाउट आने का बहुत ही सीधा साधा सा कारण था। पकला नारायण स्वामी के घर ही आखिरी बार आपके लक्ष्मी नारायण गए थे, ठीक है। वो कह के गए थे अपने घर पे इन्फॉर्म करके कि मैं पकला नारायण स्वामी के घर जा रहा हूँ पैसे लेने के लिए। तो ये बात क्लियर थी कि द लास्ट प्लेस ही विजिटेड वाज द हाउस ऑफ पकला नारायण। ऑल्सो द अदर रीजन वाई उनके ऊपर डाउट जा रहा था, तो एक कारण जो आपके जो प्रोसिक्यूशन था उनका पकला नारायण को एक तरीके से अक्यूज करने का था, वो ये था कि कहीं ना कहीं पकला नारायण ही एक ऐसे व्यक्ति जिनके पास लक्ष्मी नारायण को मारने का मोटिव है। मोटिव क्या था? मोटिव था रीपेमेंट अवॉइड करना। भाई आप इतनी बड़ी रकम, भाई 3,000 रुपए की रकम 1930s में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, जिसके ऊपर ब्याज भी जुड़ना था, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम थी। आप कोई भी व्यक्ति होंगे जिसको पता है कि वो अमाउंट रीपे करने की अवस्था में नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं रीपेमेंट अवॉइड ही करेगा। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका था रीपेमेंट अवॉइड करने का, कि आप उस व्यक्ति की हत्या कारित कर दें, क्योंकि अब बहुत लंबा समय हो चुका था उनका रीपेमेंट अवॉइड करते करते। एंड कहीं ना कहीं पकला नारायण और उनकी पत्नी को पता था कि अब और रीपेमेंट अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो कहीं ना कहीं शायद उन्होंने इसीलिए लक्ष्मी नारायण को रास्ते से ही हटा दिया, उन्हें जान से ही मार दिया। तो एक इन दो कारणों की वजह से बहुत क्लियर तौर पे आप कह सकते हैं कि संदिग्ध बन चुके थे पकला नारायण। ऑल्सो जिस बॉक्स के अंदर, जिस स्टील ट्रंक के
अंदर लाश पाई गई थी, या लाश के आपके लक्ष्मी नारायण की बॉडी के टुकड़े पाए गए थे, वो ट्रंक भी एक धोबी के द्वारा पकला नारायण स्वामी ने ही मंगवाया था मार्केट से। तो ये बात की भी शनाख्त हो गई कि ये जो ट्रंक है वो भी किसका है, पकला नारायण का है। आखिरी बार लक्ष्मी नारायण जिस व्यक्ति से मिलने का कह करके गए थे वो भी पकला नारायण थे, और पकला नारायण ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास में मोटिव भी था ऐसा कुछ कर देने का। तो इन सारी बातों की वजह से शक के दायरे में आ चुके थे कौन, पकला नारायण। पकला नारायण के, और इस बात को साबित करने के लिए कि पकला नारायण से ही आखिरी मुलाकात हुई थी या पकला नारायण से मिलने के लिए ही बहरामपुर गए थे लक्ष्मी नारायण, था उनकी पत्नी का पत्र यहाँ पे, जिस पत्र के अंदर क्या लिखा गया था कि आप घर आ जाइए, आप बहरामपुर आ जाइए, हम आपको पैसा रीपे कर देंगे। और यही एक बात को पॉइंट आउट करते हुए अपनी पत्नी के सामने लक्ष्मी नारायण ये कह के गए थे कि आई एम गोइंग टू बहरामपुर टू कलेक्ट द मनी ओड बाय नारायण स्वामीज वाइफ। यहाँ पे वो क्लियर तौर पे कह गए थे अपनी पत्नी से कि मैं बहरामपुर जा रहा हूँ नारायण स्वामी की पत्नी से वो पैसा लेने के लिए जो उन्होंने मुझसे उधार ले रखा था और जो बहुत लॉन्ग ओवरड्यू था। अब सवाल ये था कोर्ट के सामने, जो ट्रायल कोर्ट था, उस ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पर जो ओरल स्टेटमेंट दिया गया था लक्ष्मी नारायण के द्वारा कि मैं जा रहा हूं बहरामपुर, पकला नारायण स्वामी की पत्नी का पत्र आया है, वो पैसा रीपे करने के लिए तैयार है, तो मैं उनसे पैसा लेकर के आता हूं, क्या हम इसे डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर कर सकते हैं सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस के तहत। दूसरा सवाल ये था कि क्या ये जो पत्र है ये इस बात का सफिशिएंट एविडेंस है कि हाँ ये वहीं गए होंगे, तो एविडेंस तो था यहाँ पर, ये बात तो पक्की हो गई। अब सवाल ये था कि क्या लक्ष्मी नारायण के स्टेटमेंट को हम कंसिडर कर सकते हैं 32 के तहत स्टेटमेंट के तौर पे। अब देखते हैं कि लीगल इश्यूज क्या कहते हैं। फर्स्ट लीगल इशू, वेदर द डिसीज ओरल स्टेटमेंट टू हिज वाइफ आई एम गोइंग टू बहरामपुर टू कलेक्ट मनी was admissible in evidence under section 32 of the Indian Evidence Act, which is statements of the person who is dead relating to the cause of the death or the circumstances of the transaction resulting into death। तो क्या देखिए, एक बहुत सिंपल सा नियम है, सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि अगर कोई स्टेटमेंट है ना, अगर कोई स्टेटमेंट किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया है जो कि उसकी मृत्यु का कारण या ऐसी परिस्थितियों की व्याख्या करता है जो उसकी मृत्यु का कारण बन सकती है, बन गई है, तो ऐसे में हम उन स्टेटमेंट्स को क्या कंसिडर करते हैं, आपका डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर करते हैं कि जब भी आप कोई ऐसी बात बता रहे हैं या कोई व्यक्ति अगर ऐसी बात बताने के बाद मर जाता है जो बात उसकी मृत्यु के कारण से रिलेटेड है या उसकी मृत्यु से रिलेटेड है या उन सर्कमस्टांसेस के बारे में, उन ट्रांजैक्शंस के बारे में बताती है जो उसकी मृत्यु का, जिसके अंजाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, तो क्या हम तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल यही था कि ये जो स्टेटमेंट है कि मैं पैसा कलेक्ट करने के लिए नारायण स्वामी के घर जा रहा हूं, क्या ये सफिशिएंट है डाइंग डिक्लेरेशन मान लेने के लिए, क्योंकि इसमें कहीं पर भी इस बात का व्याख्या नहीं है या इस बात का कहीं पर भी कोई रेफरेंस नहीं है कि मृत्यु कारित हो सकती है इस व्यक्ति की, या ये व्यक्ति मर सकता है, या इस व्यक्ति ने कहीं कोई शक दिखाया हो कि मेरी मौत हो सकती है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मौत से रिलेटेड कोई भी बात नहीं कही गई थी, यहाँ एक सिंपल बात कही गई थी, मैं पैसा कलेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ। अब दूसरा सवाल जो आपके ट्रायल कोर्ट के सामने था वो था वेदर सच अ स्टेटमेंट इज लिमिटेड ओनली टू केसेस वेयर डेथ इज द डायरेक्ट सब्जेक्ट और वेदर इट इंक्लूड्स ब्रॉडर सर्कमस्टांसेस। दूसरा, क्या ऐसे स्टेटमेंट सिर्फ डेथ से रिलेटेड होने चाहिए या फिर ब्रॉडर सर्कमस्टांसेस को अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उन्हें भी एडमिट किया जाएगा। अब देखते हैं कि इसके ऊपर जजमेंट क्या दिया। सबसे पहले हम ट्रायल कोर्ट के जजमेंट की बात करेंगे जो यहाँ पर नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने सिंपल से लैंग्वेज में आपके पकला नारायण स्वामी को यहाँ पर क्या माना, दोषी माना। ट्रायल कोर्ट के पास में बहुत सारे एविडेंसेस थे जो इस बात को साबित कर पा रहे थे कि पकला नारायण स्वामी ने ही यहाँ पर मृत्यु कारित करी होगी या मर्डर किया होगा। पहली बात थी मोटिव, ठीक है। दूसरी बात आपके नारायण स्वामी लक्ष्मी नारायण का स्टेटमेंट, लक्ष्मी नारायण का स्टेटमेंट कि भाई मैं जो है कहाँ जा रहा हूँ, पकला नारायण के घर जा रहा हूँ, ठीक है। उनकी पत्नी का लेटर जिसमें क्लियर था कि आप बहरामपुर आ जाइए, हम आपको पैसा लौटा देंगे। फिर उसके बाद में वो ट्रंक, और ट्रंक पकला नारायण का इस बात की गवाही देने वाला वो धोबी जिसने कहा कि भाई मैं जो है ट्रंक इन्हीं के लिए खरीद के लाया, इन्होंने मुझसे मंगवाया था ट्रंक, मुझे लगा सामान वामान कपड़े वपड़े रखने के लिए मंगवा रहे होंगे, मैंने लाके दे दिया। तो ये सारी ही बातें, द लास्ट विजिट ऑफ
Lakshmi Narayan to Pakla Narayan's house, the motive that he could have had, the letter that was sent to him, and the trunk belonging to Pakla Narayan. These were all the circumstantial evidences जो क्या हो रहे थे, जो कि इस बात को साबित करने में काफी थे कि पकला नारायण स्वामी ने ही क्या किया है, यहाँ पर मर्डर किया है इस मनी लेंडर का। तो यहाँ पे ये सारी बातें आ चुकी थी, लेकिन जब भी हम देखते हैं कि आपके ऊपर आरोप लगा, आपके ऊपर आपके ऊपर जो एक्यूजेशन है वो प्रूव हो गया, आपको कन्विक्ट कर लिया गया, तो ऐसे में कन्विक्ट क्या ही कर सकता है? कन्विक्ट के पास एक ही उपाय है कि वो अपील करे। यहाँ पर भी पकला नारायण स्वामी गए प्रीवी काउंसिल के पास अपील लेकर के, वहां उनका कहना था कि देखिए सेक्शन 32 में जो बात कही गई है, जो डाइंग डिक्लेरेशन की बात हुई है, वो डाइंग डिक्लेरेशन ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो इंसान अपनी मृत्यु के संबंध में बता रहा होता है, जहां पर वो ये कहे कि भाई मेरी मृत्यु कारित हुई इन कारणों से तभी। और दूसरा उनका कहना था कि अगर आप डाइंग डिक्लेरेशन की बात करें तो या तो वो मृत्यु के समय दी जानी चाहिए या वो उस स्थल पे दी जानी चाहिए जहां पर मृत्यु हुई है। इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। भाई इन्होंने अपनी पत्नी के सामने ये कहा कि मैं बहरामपुर जा रहा हूं पैसे लेने के लिए, वहां तो उनकी मृत्यु कारित नहीं हुई, और ना उस समय पर वो मर रहे थे। जब वो मर रहे थे या जब जहां पे उनकी मृत्यु कारित हुई वहां पर ये स्टेटमेंट नहीं दिया गया था। तो देयरफॉर सेक्शन 32 का जो स्टेटमेंट है या 32 के स्टेटमेंट के तौर पे लक्ष्मी नारायण का अपनी पत्नी से कहा गया ये स्टेटमेंट एडमिट नहीं किया जाना चाहिए डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर। दूसरा उनका कहना था कि जहां मैंने ये कहा है पुलिस से, या जहां मैंने कोर्ट में ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ मुझसे मिलने नारायण स्वामी आए, मुझसे मिलने लक्ष्मी नारायण आए थे, मनी लेंडर आए थे, मैंने उनको बुलवाया था पैसे देने के लिए और वो मुझसे मिलने भी आए थे, ये अपने आप में कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं है, ये कोई मेरा कन्फेशन नहीं है। क्योंकि कन्फेशन तब होता जब मैं ये कहता कि हाँ मैंने हत्या कारित करी। मैंने हत्या कारित करने को लेकर कुछ कहा ही नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कहा कि हाँ वो मुझसे मिलने आए थे। अब उसके बाद वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, आई डोंट नो, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड आई हैवंट गिवन अ कन्फेशन अबाउट दैट। और आप मेरे इतने से स्टेटमेंट हो कि वो मुझसे मिले थे, इसको आप कन्फेशन नहीं मान सकते। अब यहाँ पर प्रीवी काउंसिल के सामने जब मामला पहुंचा अपील में, तो प्रीवी काउंसिल ने अपने जजमेंट में सबसे पहले तो रिगार्डिंग सेक्शन 32 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डाइंग डिक्लेरेशन, उसके संदर्भ में प्रीवी काउंसिल का कहना था द स्टेटमेंट वाज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1। प्रीवी काउंसिल क्लियरली सेड कि देखिए जब बात होती है सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 की, तो वहां पर इस बात का कोई भी एक्सप्लेनेशन है या इस बात का कोई चर्चा ही नहीं है कि कहां किस जगह पर डाइंग डिक्लेरेशन दिया होना चाहिए। वहां ऐसा कुछ नहीं लिखा कि डाइंग डिक्लेरेशन इंसान मरते वक्त दे रहा हो, मरने के समय दे रहा हो, या फिर डाइंग डिक्लेरेशन इंसान उस जगह पर दे रहा हो जहां उसकी मृत्यु हुई है। एक सिंपल सा नियम है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई मरने से पहले स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट को आप उसकी मौत के कारणों से रिलेट कर पा रहे हैं, तो वो अपने आप में डाइंग डिक्लेरेशन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस एंड टाइम वेयर इट वाज गिवन और व्हेन इट वाज गिवन। तो यहाँ पर कोर्ट ने उनके जो लक्ष्मी नारायण है उनके इस आखिरी स्टेटमेंट को जो उन्होंने अपनी पत्नी से दिया, कहा था कि मैं पकला नारायण स्वामी के घर जा रहा हूँ उनकी पत्नी से पैसे लेने के लिए, उनका पत्र आया है तो मैं बहरामपुर जाता हूँ पैसे करके लेकर के आता हूँ, ये अपने आप में डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर एक्सेप्टेबल होगा। दूसरी बात, द फ्रेज circumstances of the transaction which resulted in his death is not confined to the actual act of killing। कोर्ट प्रीवी काउंसिल का साथ में ये कहना था कि जब आप ये कहते हैं, जब आप इस फ्रेज को देखते हैं कि circumstances of the transaction which result in death, that does not necessarily mean कि actual death के ही बारे में बात करी जाए। यानी कि जब आप ये कह रहे हैं कि सो एंड सो इंसान ने मेरा गला दबा दिया और मेरा गला दबा करके मुझे कंटिन्यूअसली मारते रहा, सो दिस लेड टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन। तो सिर्फ ऐसी ही बात को हम सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे यहाँ पे विच रिजल्टेड इन द डेथ, बल्कि और भी कोई स्टेटमेंट जो कि ये लीड कर रहा हो कि इस परिस्थिति में मृत्यु हो सकती थी या हुई होगी या किलिंग हुई होगी, वो भी अपने आप में इस फ्रेज के अंदर आ जाएगा। जैसे कि स्टेटमेंट था कौन सा वाला कि मैं जाता हूं जाकर के बहरामपुर से पैसे लेकर के आता हूं, ये भी अपने आप में एक ऐसा स्टेटमेंट है जो क्या बता रहा है, जो एक्चुअल किलिंग का एक्चुअल एक्ट ऑफ किलिंग को तो नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, या एक्चुअल एक्ट ऑफ किलिंग के बारे में तो नहीं है, लेकिन ये उन ट्रांजैक्शंस और उन सर्कमस्टांसेस की व्याख्या कर रहा है या उनके बारे में बात कर रहा है जो कि उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन चुकी होंगी, जिसने उसकी मृत्यु को लीड किया होगा। एंड हेंस सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 में उस स्टेटमेंट को क्या कर दिया गया, एडमिट कर लिया गया। अब आई बात कन्फेशन
कन्फेशन की। तो कन्फेशन के संदर्भ में यहाँ पे कोर्ट का ये कहना था, प्रीवी काउंसिल का ये कहना था कि यहाँ पे पकला नारायण स्वामी का स्टेटमेंट सही है कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया वो कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं है अपने आप में। ये कहना कि सो एंड सो व्यक्ति मेरे घर आए थे, मैंने उन्हें बुलाया था, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, ये अपने आप में कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं होता, क्योंकि कन्फेशन का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट सस्पेक्ट के द्वारा दिया हुआ या अक्यूज के द्वारा दिया हुआ जिसमें वो व्यक्ति अपना दोष एक्सेप्ट कर रहा हो, जिसमें वो व्यक्ति अपना गिल्ट एक्सेप्ट कर रहा हो, जबकि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कोई गिल्ट एक्सेप्ट नहीं किया गया है एंड हेंस दिस सच अ स्टेटमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कन्फेशन। तो एक आर्ग्यूमेंट पकला नारायण का मान लिया गया, लेकिन दूसरा आर्ग्यूमेंट उनका क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। और सेक्शन 32 के तहत लक्ष्मी नारायण के इस स्टेटमेंट को कि मैं बहरामपुर से पकला नारायण स्वामी से पैसे लेकर के आता हूं, इसे क्या माना गया, डाइंग डिक्लेरेशन माना गया सेक्शन 32 के तहत। और जो जितने भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के ऊपर भरोसा रखते हुए और उन्हीं के ऊपर रिलाय करते हुए प्रीवी काउंसिल ने यहाँ पर पकला नारायण स्वामी को इस पर्टिकुलर मर्डर केस में दोषी पाया। अब समझते हैं कि सिग्निफिकेंस इस केस का क्या है आज की भी तारीख में। नाउ so this is what further I have explained. हम एक बार फिर भी रीडिंग लगा लेते हैं। It covers all the statements made closely related. सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 में क्या क्या स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे कंसिडर होंगी, तो उसके लिए कोर्ट ने कहा कि इट कवर्स ऑल द स्टेटमेंट्स दैट आर मेड क्लोजली रिलेटेड इन द पॉइंट ऑफ टाइम, प्लेस और कॉज ऑफ द डेथ। इन दिस केस द स्टेटमेंट अबाउट गोइंग टू बहरामपुर टू कलेक्ट मनी was part of the circumstances leading to his death. However, statements too remote in time or unrelated in chain of events would not be admissible. तो यहाँ पे कोर्ट ने डाइंग डिक्लेरेशन को बहुत ही प्रॉपर तरीके से डिफाइन करते हुए ये चीज ले डाउन कर दी। इसीलिए डाइंग डिक्लेरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये केस आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साबित होता है, और बहुत बार इसे पढ़ना पड़ता है। डाइंग डिक्लेरेशन के साथ में आप इसे हमेशा कोट करते ही करते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस अगर मैं बताऊं तो section 32 subsection 1 includes not only direct dying declarations cause of death but also statements relating to the circumstances of the transactions resulting in death as long as they are proximate in time, place and cause. तो यहाँ पर क्या कहा गया कि भाई ये जो पूरा स्टेटमेंट था लक्ष्मी नारायण का, ये भले ही आप इमीडिएट डेथ का कॉज नहीं बता रहा था, लेकिन ये उन सर्कमस्टेंसेस के बारे में बता रहा था, उन ट्रांजैक्शंस के बारे में बता था विच रिजल्टेड इन डेथ। कि भाई मैं बहरामपुर जा रहा हूँ, यानी कि वहां जा रहा हूँ जहां पकला नारायण रहते हैं, मैं पैसे कलेक्ट करने जा रहा हूँ उनसे, और साथ ही में क्योंकि पैसा बहुत लॉन्ग ओवरड्यू था, मिल नहीं रहा था, तो मैं पैसे कलेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ। और इसी के बाद में उनकी मृत्यु हुई, और उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो लाश है वो भी पुरी में मिली, जो कि बहुत ही पूरी ओडिशा में मिली, जो कि बहुत ही करीबी जगह थी पकला नारायण स्वामी के घर से। तो इसीलिए क्या माना गया कि देखिए इट हैड प्रॉक्सिमिटी विद द टाइम, प्लेस एंड कॉज। आप 21 मार्च को मिलने गए थे उनसे, 23 मार्च को आपकी लाश मिली, इसका मतलब क्या है कि प्रॉक्सिमिटी टाइम के साथ बहुत सही ठीक थी। ठीक है, प्लेस बहरामपुर में आप गए थे, पूरी ओडिशा में आप मिले। कॉज तो देयर वाज अ क्लियर मोटिव, पैसे कलेक्ट करने जा रहे हैं, अगला पैसा रीपे नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी ही चीजों से अगर हम देखें तो आपका डाइंग डिक्लेरेशन रिलेट हो पा रहा था, या लक्ष्मी नारायण का स्टेटमेंट रिलेट हो पा रहा था, इसीलिए उसे क्या मान लिया गया, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 के तहत डाइंग डिक्लेरेशन मानते हुए कोर्ट ने एडमिट कर लिया। चलिए, सो इसी के साथ में ये जजमेंट खत्म होता है। और अब आप मुझे बताइएगा, जिस तरीके से आपने पिछली बार मुझे बताया था, ये पर्टिकुलर जजमेंट भी मैं एक बच्चे के रिक्वेस्ट पर ही लेकर के आई थी, जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन छोड़ा था। सो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं कोई पर्टिकुलर केस लेकर के आऊं और एक्सप्लेन करूं, तो आप अपना सजेशन मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एमपी एडीपीओ एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, जिनकी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, हम इसे क्रैश कोर्स बोल भी नहीं रहे, बिकॉज इट्स नॉट अ क्रैश कोर्स। यहाँ पर आपको बहुत फुल लेंथ डिटेल्ड क्लासेस मिलेंगी। कोर्स ड्यूरेशन होगा 350 प्लस आवर्स, जहां पर आपको ये ऑफलाइन बैचेस अवेलेबल है। आपको कहां पर, हमारे भोपाल और इंदौर सेंटर पे। सो इफ यू आर समबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एडीपीओ एंड अगर आप भोपाल या भोपाल के आसपास रहते हैं, या इंदौर के आसपास रहते हैं, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी होने वाली है 9 मंथ, इट विल बी वैलिड टिल एग्जाम्स, 9 months of classes and revision access till the examination will be available.
लोकल लॉज स्पेशल कवरेज दिया जाएगा। यहाँ पे 1-to-1 आपको मेंटरशिप दी जाएगी, बाइलिंगुअल मोड में आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, बिकॉज वी नो दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वुड बी फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो आएंगे यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो बाइलिंगुअल होना बहुत जरूरी है हमारा। उसके बाद में आपको साथ ही में प्रोवाइड किया जाएगा मनुपात्रा और लीगल लाइब्रेरी का एक्सेस हमारी। एडिंग ऑन टू दैट, मंडे टू थर्सडे आपके लॉ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे एंड डेडिकेटेडली फ्राइडे सैटरडे जीके और जीएस के सेशंस के लिए किया जाएगा। देखिए ये बहुत रेयर है कि जीके जीएस के लिए आपको एक्सक्लूसिव सेशंस मिले। हर जगह जीके जीएस को हम इतना पीछे छोड़ देते हैं, बिकॉज एज लॉ स्टूडेंट्स हमारी थोड़ी आदत भी कम होती है जीके जीएस पे ध्यान देने की। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पे आप चूक जाते हैं एमपीएडीपी जैसे एग्जाम्स में, तो इसीलिए आप यहाँ ना चूके। हम आपको डेडिकेटेड क्लासेस देने वाले हैं जहां पर आपके सिलेबस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, आपके सिलेबस को एक प्रॉपर रूटीन के साथ रन किया जाएगा और आपका पूरा का पूरा सिलेबस टाइमली समअप भी करवाया जाएगा। सो मंडे टू थर्सडे चलेंगे आपकी लॉ सब्जेक्ट क्लासेस और फ्राइडे सैटरडे एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड रहेगा आपके जीके जीएस के लिए। वीकली सब्जेक्ट टेस्ट होंगे प्लस 10 मॉक टेस्ट आपको एडीपीओ पैटर्न पे दिए जाएंगे। सो अगर इफ यू आर समबडी हु वांट्स टू जॉइन इट, आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे बात कर सकते हैं और हमें हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं। बाय गाइस, मेक योर डे ग्रेट एंड डू लेट मी नो योर नेक्स्ट सजेशन फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ स्कूप।